गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? फॉर थम्स अप कर मैं देना अगर आप ठीक हो तो, और नहीं तो थम्स डाउन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली वेलकम टू दिस प्रोफेशनल कोर्स व्हिच इज नोन एज चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। देखो, मेरा जो सब्जेक्ट होने वाला है दैट इज गोइंग टू पेपर 2। अच्छा, कोई बताएगा पेपर 2 का नाम क्या है? एनी गेसेस? बिजनेस लॉ। ओके, बिजनेस लॉ। और आप बताओ, और बच्चे? Business law and business correspondence and reporting. यस, बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। ओके, देखो, ये जो सब्जेक्ट है सीपीटी करिकुलम, पहले इसका नाम सीपीटी था, आपको पता है? आर्यन, सृष्टि, सृष्टि अपना कैमरा ऑन करो बच्चे। देखो सृष्टि, एक चीज बताओ कि पहले इसका नाम सीपीटी था, अब इसका नाम, अब ये सीए फाउंडेशन है। पता है आप लोगों को? यस और नो? सीपीटी, ओके। सीपीटी में क्या होता था पहले? ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस होते थे। मींस आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, 4 ऑप्शंस में आपको एक सेलेक्ट करना है। अगर उस ऑप्शन आपका ठीक हुआ तो बिंगो, नहीं तो डिंगो, और दोबारा 6 महीने बाद पेपर दे दो। बट अब क्वेश्चन, अब जो आपके क्वेश्चन होते हैं दैट इज सब्जेक्टिव, वो आपके सब्जेक्टिव होते हैं। उनमें क्या होता है, आपको थ्योरी बेस्ड आंसर्स लिखने होते हैं, प्रॉपर थ्योरी में आंसर लिखने होते हैं। लेकिन अब बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो गया है सीपीटी करिकुलम से ये सीए फाउंडेशन करिकुलम। अब पहले क्या होता था, आपके क्वेश्चन अगर चार क्वेश्चन हैं, चारों एक एक मार्क्स से हैं, सही तो 4 मार्क्स, गलत मान लो कि चारों ही गलत हो गए तो बिल्कुल 0 मार्क्स आएंगे आपके। लेकिन यहाँ पर एक फायदा है कि अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आपको कुछ भी आता है उससे रिलेटेड, आपने पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, कितना भी गलत हो लेकिन कुछ तो सही होगा, मिनिमम 1 मार्क्स तो मिलेगा। वहां आपके 0, यहाँ स्कोर करने के चांसेस भी आपके बढ़ गए। जितना चैलेंजिंग, जितना टफ, उतना ही आपकी प्रैक्टिस होने वाली है। नो डाउट, हम जितने चैलेंजिंग होगा उतनी ही प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके, जब मैं ये सब्जेक्ट पढ़ रही थी आपको पढ़ाने के लिए, तो मुझे तो ये सब्जेक्ट एक्चुअली में ये सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा लगता था। क्यों अच्छा लगता था भाई? एक चीज है कि सब्जेक्ट को पढ़ते वक्त हर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा जिसमें हम एग्जाम्पल से नहीं करेंगे। ऐसा कोई टॉपिक नहीं आएगा, इवन कुछ बच्चों ने पढ़ भी रखा होगा मुझसे, हम कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं करेंगे जिसमें एग्जाम्पल्स नहीं होंगे। अगर हमें याद नहीं होगा, कंटेंट याद नहीं आएगा, तो हमें एग्जाम्पल तो याद आ ही जाएगा। अगर एक बार हमें एग्जाम्पल आ गया तो एग्जाम्पल से हमें नो डाउट कंटेंट भी याद आ जाएगा। हम याद करेंगे क्या कंटेंट, क्या एग्जाम्पल था उसका, जैसे ही हम एग्जाम्पल याद आएगा हम उसका कंटेंट भी याद कर लेंगे। अच्छा, एक चीज आपको ये पता है कि हमारे अकाउंट उसमें सीए फाउंडेशन, सीए करिकुलम में, पूरे सीए जर्नी में हमारे 2 कोर सब्जेक्ट्स हैं, दैट इज वन इज अकाउंटिंग एंड अदर इज ऑडिटिंग। कितने बच्चे को पता है ये चीज? ओके ओके ओके, महक को पता है। अच्छा, जस्ट टेल मी वन थिंग कि ऑडिटिंग क्या होता है? किसी को पता है? अकाउंट्स तो हम 11 से पढ़ते आ रहे हैं, हमें पता है कि भाई अकाउंट्स क्या होता है। ऑडिटिंग किसी को पता है? एनी गेसेस? नो। ऑडिटिंग में बेसिकली क्या होता है, हमें काम चेक करना होता है कि एज पर रूल्स हुआ है कि नहीं। किसी भी काम को चेक करना कि वो एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन हुआ है कि नहीं, दैट इज ऑडिटिंग। वो ऑडिटिंग होता है। अब फॉर एग्जाम्पल कि हम किसी भी क्लाइंट की प्लेस पर जाएंगे, हम चेक करेंगे उसने अकाउंट्स ठीक बनाए कि नहीं। हम उसी अकाउंट्स तभी चेक कर सकते हैं अगर हमें नॉलेज होगी कि नहीं। सिमिलरली उस कंपनी में या फिर क्लाइंट के पास जिसके पास गए हैं, उसके यहाँ कोई लॉ भी अप्लाई हो रहा होगा। अब वो लॉ कौन सा अप्लाई हो रहा है ये भी मैटर करता है। अगर हमें नॉलेज होगी तभी हम बता पाएंगे कि आपके यहाँ कौन सा लॉ लगना चाहिए, ठीक है, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस, कौन से यहाँ कहाँ पे रजिस्टर होना चाहिए, हर चीज हमें नॉलेज होगी तभी तो हम सामने लोग गाइड कर पाएंगे। इसलिए हमें लॉ की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, जर्नी में 3 स्टेजेस हैं। कौन मुझे बताएगा 3 स्टेजेस कौन कौन सी हैं? सीए फाउंडेशन, देन इंटर, सीए इंटर, एंड देन Final. देन सीए फाइनल। वेरी गुड। ये 3 स्टेजेस। एक सेकेंड, और एक चीज है कि 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं दैट इज अकाउंट्स एंड लॉ। ये 2 सब्जेक्ट्स हैं जो तीनों स्टेजेस में है, सीए फाउंडेशन में भी, सीए इंटर में भी, और सीए फाइनल में भी। ये 3 सब्जेक्ट, ये 2 सब्जेक्ट्स हैं जो तीनों स्टेजेस में है। अब ये तीनों स्टेजेस में है। अच्छा, अब एक चीज है कि आप लॉ को जो है ग्रैब नहीं करोगे, यू विल नॉट डू रोड लर्निंग, आप रटोगे नहीं। क्यों, क्या फायदा? अब आप एक चीज आप आज याद करोगे, आप कल तक याद रहेगा, परसों तक याद रहेगा, फिर आप भूल जाओगे। आपको लॉ जो है
याद नहीं करनी, सिर्फ पेपर क्लियर करने के लिए। आप पेपर क्लियर कर लोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने पेपर किसी तरीके से क्लियर कर लिया बिना समझे, उसके बाद आपके सीए इंटर में भी है, सीए फाइनल में है, और ये थ्रू आउट द लाइफ, लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो थ्रू आउट द लाइफ आपको काम आने वाला है। ओके छोड़िए, अब आप सोच रहे होगे कि मैं आफ्टर बिकमिंग सीए अपनी प्रैक्टिस करूंगा या किसी के यहाँ जॉब करूंगा। ओके छोड़िए, आप जॉब भी नहीं करोगे या प्रैक्टिस भी नहीं करोगे, आप सोचिए मैं अपनी फैक्ट्री खुद की जो खोलूंगा उसमें काम करूंगा। अगर आप अपनी फैक्ट्री खोलोगे तो आपको पता होना चाहिए कि इस फैक्ट्री में कौन कौन से लॉज लग रहे हैं, कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन लग रहे हैं, कहाँ पे रजिस्टर होनी है, हर चीज आप तभी ये पता कर पाओगे जब आपको इसकी नॉलेज होगी। देखो मेरा जो सब्जेक्ट है दैट इज गोइंग टू पेपर 2, ठीक है, बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग। जिसमें से बिजनेस लॉ हमें पेपर 2 जो है सिर्फ बिजनेस लॉ नहीं है, उसमें बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग भी है। अब हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं सीए फाउंडेशन का चैप्टर 2 पेपर 2 दैट इज लॉ, जिसका नाम एक्चुअली में बच्चे कहते हैं बिजनेस लॉ। खाली बिजनेस लॉ नहीं है, दिस इज बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग। जो बिजनेस लॉ है इसमें लॉ होगी, लेकिन जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग है इसमें इंग्लिश होगी हमारी। जो हम सोचा था कि भाई 10th में पीछे छूट गया, तो हमारा पीछे छूटा नहीं, इंग्लिश फिर से वापस आ गई, ठीक है। तो अब हमारा इसमें बिजनेस लॉ होगा हमारा 60 मार्क्स का, एंड बिजनेस बीसीआर होगा हमारा, इसे हम बीसीआर बोलेंगे जैसे कि हमें याद है। बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग बीसीआर, ये हमारे 40 मार्क्स का, टोटल हमारा होगा 100 मार्क्स का। ओके अब हमारा सिलेबस हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, कंपनीज एक्ट 2013। अब ये एक चीज है कि शुरू के 4 सब्जेक्ट हमने एनालाइज किया हुआ है कि है 40 मार्क्स से, 45 मार्क्स से सॉरी, और ये 15 मार्क्स का, तो टोटल ये हो गया हमारा 60 मार्क्स का। तो बेसिकली हमें पता चल गया लॉ में जो बाइफिकेशन मार्क्स है कैसे। अब एक चीज देखो कि चैप्टर पेपर का पैटर्न क्या आने वाला है, बिजनेस लॉ, इसमें सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि आपको आंसर्स देखेंगे थ्योरी पैटर्न में। सब्जेक्टिव बेस में केस स्टडीज भी आएंगी, केस स्टडीज थोड़ा सा एग्जांपल ये होगा कि सिचुएशन दे दी आपको कि ए ने बी को प्रॉमिस किया था, बी ने प्रॉमिस ब्रीच कर दिया, तो क्या क्या रिपरकशंस उसको बेयर करने पड़ेंगे। टीचिंग पैटर्न हमारा क्या होगा, हमें मार्क्स कौन देने वाला है, आईसीआई, तो हम आंसर्स वैसे लिखेंगे जैसे आईसीआई डिमांड करता है। और आईसीआई कहता है, आईसीआई क्या कहता है, हम आईसीआई कहता है कि तुम मेरी बुक से पढ़ो तो तुम्हें मार्क्स मिलेंगी। अगर आप किसी और ऑथर की, किसी और टीचर की बुक से पढ़ोगे तो हो सकता है तुम्हें मार्क्स मिल जाए, हो सकता है ना मिले, लेकिन अगर तुम मेरे उससे पढ़ोगे तो तुम्हें मार्क्स मिलेंगे ही जरूर। हमने एक क्वेश्चन पेपर एनालाइज किया था, अभी ये लास्ट मैंने एनालाइज किया था, दैट इज पेपर ऑफ जनवरी 2021। तो उसमें पेपर कुछ ऐसा था, एक सेकेंड, देखो पेपर ऐसा था, क्वेश्चन 1 था आपका 4 मार्क्स, 3 पार्ट थे इसमें, 4 मार्क्स से, ईच क्वेश्चन इसमें 12 मार्क्स है। बेसिकली हमें 60 मार्क्स में आने 4 मार्क्स ईच, तो इसमें 4 नंबर के क्वेश्चन है। अगर मान लो आपको 4 नंबर की क्वेश्चन है, कुछ प्रोसेस, कुछ पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स हैं, और लेकिन आपको 6 के 6 अच्छे आते हैं, तो एक फायदा है कि आप 6 के 6 लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपकी बात के 2 पॉइंट गलत भी होंगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन एक फायदा ये हो जाएगा, अगर इन 4 पॉइंट्स में से अगर एक भी पॉइंट आपका गलत हुआ, मान लो आपका सेकंड गलत है, तो आपका जो सही है क्वेश्चन, जो आपका सही पॉइंट है, उसके मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इन 6 में से आपके जो करेक्ट वाले होंगे वो आपके कंसिडर किए जाएंगे, ये आपका फायदा है। तो क्वेश्चन 1 हो गया ऐसे ही, 3 पार्ट्स हैं इसमें, 4 मार्क्स ईच। क्वेश्चन 2 आपका 7 मार्क्स है, ठीक है, और ये भी 5 मार्क्स का। आपको ये देखना है कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन तो कंपलसरी है, कंपलसरी, ओके, दिस इज कंपलसरी। एंड क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 एंड 6 में से आपको क्या करना है, आपको कोई भी 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, टोटल 5 क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने सेकंड क्वेश्चन मिस कर दिया, मतलब आपने सोचा कि भाई सेकंड क्वेश्चन नहीं करना,
बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तो बाकी आपने हमने कैलकुलेट किया, ये हो गया आपके 60 मार्क्स से, ये आपका क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस हो गया। ओके देन, ओके फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सबसे पहला चैप्टर अभी हम स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं बेसिक्स इसके थोड़े। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पहले 11 चैप्टर से, उसके बाद आपने ये देखा होगा कि जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है ये एक अलग चैप्टर है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अलग चैप्टर। मेन चीज हुआ क्या, पहले 11 चैप्टर से फिर उनको लगा कि एक चैप्टर रिमूव कर दिया जाए, 1930 में उनको लगा कि रिमूव कर दिए, क्योंकि गुड्स की सेल एक बहुत ही बड़ी बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अलग कर दो, अलग से इसका एक रोल प्ले होना चाहिए, इसका एक अलग से एक्ट बनना चाहिए। तो इसका 19 सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 इस चैप्टर को रिमूव कर दिया और अलग से इसको एक चैप्टर बना दिया, एक एक्ट बना दिया, और इस एक्ट को हम पढ़ने वाले। अब है फर्स्ट चैप्टर, एक और चैप्टर रिमूव कर दिया 1932 में। 1932 में इन्हें लगा कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी एक बहुत बड़ी चीज है अपने आप में, इसे भी अलग कर देना चाहिए, तो इसे भी अलग कर दिया। तो इसी तरीके से 11 में से हमारे 2 चैप्टर रिड्यूस हो गए, तो हमारे 9 चैप्टर्स बचे। 9 में से हम सिर्फ 6 चैप्टर्स कवर करेंगे, कहाँ पे, सीए फाउंडेशन में। तो मैम बाकी 3 चैप्टर्स का क्या होगा, नहीं ओके, बाकी 3 चैप्टर्स हम कवर करेंगे सीए इंटरमीडिएट में। ओके आज हम कोशिश करेंगे, वैसे टाइम ज्यादा नहीं है फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम आज कवर करें। चैप्टर स्टार्ट हो गया है चैप्टर में कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल्स क्या है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, और what are the essential elements of valid contract other than covered in section 10 of the Indian Contract Act। अब ये देखोगे कि essential और valid contract कुछ as per section 10 है, कुछ other than section 10, हम दोनों पढ़ने हैं। ओके ओके आई वांट आंसर्स फ्रॉम सृष्टि टुडे। सृष्टि ठीक है बच्चे, सृष्टि अब वो अपना माइक ऑन कर लो बच्चे। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, प्रपोजल या फिर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज प्रॉमिस। अब ये एक्सेप्टेंस क्या है, ओके फॉर एग्जांपल सृष्टि मैंने आपको ऑफर किया कि परचेज माय कार फॉर ₹1 लाख, आपने कहा ओके मैम, यू एक्सेप्टेड माय ऑफर, यू सेड ओके मैम, तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। प्रॉमिस। वेरी गुड, ये हो गया प्रॉमिस। अब आते हैं प्रॉमिस, आपको पता चल गया कि मैंने आपको ऑफर किया कि मेरी कार परचेज करो, आपने कहा ओके मैम, जब आपने ओके कर दिया तो वो प्रॉमिस बन गया। अब प्रॉमिस में कंसिडरेशन आ जाती है, वो अग्रीमेंट होता है। अब आप कहोगे मैम कंसिडरेशन क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न। ओके कंफ्यूज मत होना, अब हम ये शुरू से पढ़े, इट इज समथिंग इन रिटर्न, एनीथिंग इन रिटर्न, नथिंग इन रिटर्न, ये सब नहीं होगा, ठीक है। समथिंग इन रिटर्न, व्हाट वी आर गेटिंग is something in return, it is consideration for, वो हमारे लिए consideration है। what is consideration, consideration above example में क्या है, जो मुझे मिला that is consideration for me, जो आपको मिला that is consideration for you। अब consideration इस केस में मेरे लिए क्या है, मुझे क्या मिल रहा है सृष्टि से 1 लाख रुपीज, और आपको क्या मिल रहा है consideration that is car। अच्छा एक एग्जांपल देते हैं उसमें समझते हैं। फॉर एग्जांपल सृष्टि आपने अपनी पिछले साल की किताबें बेची किसी बच्चे को, यू सोल्ड प्रीवियस ईयर बुक्स टू अ स्टूडेंट फॉर ₹600, व्हाट इज कंसिडरेशन फॉर यू एंड फॉर दैट स्टूडेंट। मेरे लिए ₹600 और उसके लिए बुक्स। आपके लिए 600 और उसके लिए बुक्स, वेरी गुड। प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू, अभी हमने अग्रीमेंट, अभी हमने पढ़ा, हमने ये पढ़ लिया ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू प्रॉमिस, और प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज, कंसिडरेशन हमने पढ़ लिया क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न व्हाट वी आर गेटिंग। अगर मैं आपको कार्ड सेल कर रही हूँ फॉर ₹1 लाख, और ठीक है तो आपको क्या मिल रहा है 1 लाख रुपीज, मुझे क्या मिल रहा है कार मिल रही है, तो वो क्या हो जाएगा अग्रीमेंट। प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज अग्रीमेंट। ओके फिर अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। फाइनली हमें ये चीज चाहिए थी कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। अब मुझे एक चीज देखो कि हम ये एनफोर्सेबल बाय लॉ क्या है, अब ये व्हाट इज एनफोर्सेबल,
फोर्सेबल बाय लॉ। अब ये देखो अग्रीमेंट, अब सिर्फ सुन लो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ है क्या एक्चुअली में, एग्जांपल से आपको क्लियर होगा, ऐसे क्लियर नहीं होगा सिर्फ रीड करने में। अग्रीमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, जो लॉ ने रिकॉग्नाइज किया है। अग्रीमेंट विच आर कंसीडर्ड बाय लॉ। अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, जो लॉ ने रिकॉग्नाइज किया, जो कंसीडर्ड, लॉ ने कहा मैं कंसीडर करता हूँ, मेरे लिए ठीक है, लॉ ने एनफोर्स किया। अग्रीमेंट विच आर कंसीडर्ड गुड, जो लॉ की नजरों में, उनकी नजरों में अच्छे हैं, ठीक है, विच आर गुड इन द आइज ऑफ लॉ। अग्रीमेंट विच लॉ सेज दैट विल लुक इनटू इट, हम उनकी इस मैटर को देखेंगे। लेकिन कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे भी होते हैं, ऑल्सो देयर सम कॉन्ट्रैक्ट, जो लॉ कहते हैं तुमने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर ही कैसे दिए, ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है, गलत है, बुरे हैं। अच्छा सृष्टि एक चीज बताओ, फॉर एग्जाम्पल शशि मैंने आपको ऑफर किया, ये प्रपोज किया कि मेरी कार परचेज कर लो फॉर रुपीज 1 लाख, आपने कहा अब मुझे बताओ ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या होता है? आवाज आ रही है आपको? यस मैम। बताओ शशि, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू, मैंने आपको ऑफर दिया, आपने कहा ओके मैम, एक्सेप्ट किया, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू Promise. वेरी गुड, ओके, यू एक्सेप्टेड माय ऑफर फॉर रुपीज 1 लाख, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन आ गई इसमें, कंसिडरेशन इक्वल्स टू Agreement. agreement, okay, but after few days, that is on the day of purchase, you refuse to purchase my car। अब देखो अब क्या हुआ, जिस दिन कार परचेज करनी थी, फॉर एग्जांपल 2 दिन बाद आप मेरे पास आए और कहते हो मैम मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे परचेज नहीं करनी, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया। अब मैं बहुत परेशान हो जाऊंगी कि भाई मुझे हॉस्पिटल में किसी को पेमेंट करनी थी, कोई बीमार था, या फिर किसी को भी A to Z किसी को भी पेमेंट करनी थी, मेरे पास इतने सारे लोग आए, लेकिन मैंने मना कर दिया कि भाई मैंने अपने स्टूडेंट को है, मैं उसी को दूंगी। इसने एट द एंड ये कह दिया कि भाई मैं तो मजाक कर रही थी, मैं बहुत परेशान हो गई। अब इस केस में आई कैन फाइल केस अगेंस्ट यू, मैं आपके अगेंस्ट केस कर सकती हूँ कोर्ट में जाके, क्योंकि लॉ के नजरों में एक गुड कॉन्ट्रैक्ट है, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि एक सही कॉन्ट्रैक्ट है, और कोर्ट आपके अगेंस्ट एक्शन लेगा। अब आप कहोगे कि मैम ऐसे कैसे, ये गुड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बैड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इन द आइज ऑफ लॉ बुरा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये आपको एग्जांपल से क्लियर होगा, आपको ये तो समझ आया, बस आप थोड़ा सा देख लो, ये गुड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट सृष्टि के अगेंस्ट एक्शन लेगा। अच्छा अब अग्रीमेंट तो है, यहाँ पे अग्रीमेंट तो बन गया था, प्लस ये एनफोर्सेबल बाय लॉ है, तो ये क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ सृष्टि? अब ये चीज देखो, ये चीज नहीं है ना, अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, हमने ये पढ़ लिया। प्रॉमिस प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू प्रॉमिस, ये क्लियर है, प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन इज अग्रीमेंट, अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट, ये फर्स्ट टाइम आया था इसलिए आपको नहीं लग रहा, ठीक है, अगर अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब मेरे इस एग्जाम्पल में 4 लोग हैं, जय, वीरू, बसंती और गब्बर, शोले तो देखी नहीं होगी आपने, है ना, इतनी फेमस नहीं है, देखिए। अच्छा अब जय, वीरू, बसंती और गब्बर, इस एग्जाम्पल में हम जय की और बसंती की शादी करा रहे हैं, कितना गलत हो रहा है ना, तो अब ये वीरू को कहाँ से सहन होगा, वीरू हो रहा है आगो बुला, अब ये तो आगो बुला लग रहा है, खुश लग रहा है वैसे, ठीक है, मुझे बनाना नहीं आ रहा आगो बुला, ठीक है, तो बहुत ही गुस्से में है ये, ठीक है, इसके सीन बना देते हैं हम, ठीक है, ये वीरू है, तो अब वीरू ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट वो गया गब्बर के पास, क्या जमाना गया, वो गब्बर के पास गया और कहा कि गब्बर मैं तुझे 5 लाख रुपए दूंगा, I'll give you 5 लाख रुपीज, तुझे क्या करना है, इन दोनों की शादी तोड़वानी है। गब्बर ने कहा ठीक है, गब्बर ने रेडी हो गया इनकी शादी तोड़वाने के लिए। अब क्या हुआ, गब्बर ने पैसे लिए और अगले दिन भाग गया और भाग के कहीं जाके छुप गया।
वीरू बहुत ही अपसेट हो गया, एक तो उन दोनों की शादी भी हो गई और पैसे भी गए। तो वीरू भाग के गया कोर्ट के पास, कोर्ट के पास गया और कहता कि गब्बर ने मेरे साथ ऐसे ऐसे धोखा दिया, मैंने उसको कहा था इनकी शादी तोड़वा दियो, पर उसने तोड़वाई नहीं और ऐसे धोखा दिया। तो कोर्ट कहेगी पहले तो भाई बेटा तुम अंदर आ जाओ, तुमने ऐसे गलत काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया कैसे, ठीक है, क्योंकि लॉ की नजरों में गलत कॉन्ट्रैक्ट है, किसी को किडनैप करना, किसी की शादी करवाना, किसी को मारना, किसी को अब्यूज करना, कुछ भी, ये सब लॉ की नजरों में गलत है, लॉ इसको नहीं मानेगी। तो लॉ जो है, अब बेशक गब्बर ने चीटिंग करी, धोखा किया, लेकिन फिर भी लॉ जो है गब्बर का साथ नहीं देगी, वो अनएनफोर्सेबल है, लॉ कोर्ट उसको साथ नहीं देगी। अब देखो, वीरू कैन नॉट फाइल, ये जो है फाइल नहीं कर सकता केस अगेंस्ट गब्बर, इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है इन द आइज ऑफ लॉ, ये एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लॉ की नजरों में, इट इज नॉट अ गुड कॉन्ट्रैक्ट इन द आइज ऑफ लॉ। लॉ कोर्ट विल नॉट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट गब्बर, कोर्ट जो है गब्बर के अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लेगी। अग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज, agreement not enforceable by law is not a contract, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। अब इसका आंसर आप मुझे दोगे बच्चे, फॉर एग्जाम्पल आई ऑफर्ड यू या फिर आई प्रपोज यू टू परचेज माई कार, नाउ सृष्टि माइट बी राइट, मैम कितनी बार कार बेचेंगी मुझे, फिर भी मैम, इस एग्जाम्पल में। हाँ जी बच्चे, आर्यन का वाईफाई नहीं चल रहा तो उससे वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसको बैकअप दे देंगे। अच्छा एक चीज देखो, अग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल वाला कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब मैंने प्रपोज किया, ऑफर किया सृष्टि को कि परचेज माई कार फॉर ₹1,00,000, सृष्टि एक्सेप्टेड माय ऑफर एंड सेड ओके मैम, कितनी बार बेचोगे, अब तो खरीद लूंगी मैं। सृष्टि ने ऑफर, अब ये बताओ ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू प्रॉमिस। प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इक्वल्स टू, अच्छा यू एक्सेप्टेड माय ऑफर फॉर ₹1,00,000, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इक्वल्स टू अग्रीमेंट। अग्रीमेंट। ओके, यू गेव मी ₹1,00,000, आपने मुझे ₹1,00,000 दे दिए सृष्टि यहाँ पे, लेकिन पैसे लेने के बाद मैंने मना कर दिया, मैं कार नहीं दे रही। अब सृष्टि को गुस्सा आया, अब मुझे बताओ कैन सृष्टि फाइल केस अगेंस्ट मी, यस और नो? यस मैम। यस। एक चीज और बताओ, इज इट एनफोर्सेबल बाय लॉ? यस मैम। यस, यानी कि इस केस में क्या होगा, यू कैन गो टू कोर्ट, आप कोर्ट में जा सकते हो एंड फाइल केस अगेंस्ट मी, हम अगेंस्ट केस कर सकते हो, इट इज अ वैलिड, यानी कि अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है इन द आइज ऑफ लॉ। इफ यू विल फाइल केस अगेंस्ट मी, कोर्ट विल टेक एक्शन अगेंस्ट मी। अग्रीमेंट दिस इज एनफोर्सेबल बाय लॉ is कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ तक क्लियर है? अब क्लियर हो गया यहाँ पे कि कौन सा अच्छा होता है कौन सा बुरा होता है। अब ये पता चल गया कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किसी को मारने का हो, ठीक है, किसी को किडनैप करने का हो, किसी की शादी छुड़वाने का हो, या फिर किसी को अब्यूज करने का हो, कोई भी गलत काम हो जो लॉ की नजरों में अच्छे नहीं है, बुरे हैं, तो वो नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ होंगी और वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे। कॉन्ट्रैक्ट वो ही बनेंगे जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है। अगर मैं आपको कार सेल कर रही हूँ या आपको कुछ भी सेल कर रही हूँ जनरली, और आप परचेज कर रहे हो, तो हम दोनों में से कोई भी डिफॉल्ट करते हैं तो हम दोनों में से कोई भी केस कर सकते हैं, ये एनफोर्सेबल है। इस केस में चाहे आप गलती करो, चाहे आप अपना प्रॉमिस तोड़ो, चाहे मैं तोड़ू, कोर्ट हम दोनों की साइड लेगा, हम दोनों को सॉल्व करेगा प्रॉब्लम को। ठीक है, क्लियर है आपको? अच्छा एक चीज है कि बुक ना खोल के, मैंने एक बुक का ये अग्रीमेंट, या आप बुक से ही याद करोगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, एक सेकेंड, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले मीनिंग, एवरी प्रॉमिस, आपको ये पता है अग्रीमेंट क्या था? एक था ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू प्रॉमिस।
प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन इक्वल्स टू अग्रीमेंट। और आगे अग्रीमेंट प्लस आगे क्या था, बोलो बच्चे। enforceable by law. अग्रीमेंट प्लस enforceable by law equals to contract। मैम वो स्क्रीन से बाहर जा रहा है। क्या हुआ बच्चे, अब ठीक स्क्रीन है, से बाहर जा रहा है। अब ठीक है, ओके। चलो अब देखो, हमें देखना है अग्रीमेंट क्या होता है। एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस को हमने डिफाइन कर दिया कि हर प्रॉमिस जो भी हमने प्रॉमिस दिया, एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। कंसिडरेशन हमें ये पता है कि एक के लिए हम एक दूसरे के लिए हम कंसिडरेशन फॉर्म करेंगे। अगर आपके लिए कार है तो मेरे लिए 1 लाख रुपीज है, कंसिडरेशन हम फॉर्म करें एक दूसरे के लिए, ठीक है। प्रॉमिस को हमने कहा एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज अग्रीमेंट। और ये चीज याद रखनी है, हमने 90% क्लास में ही याद करना है, सिर्फ 10% घर के लिए छोड़ना है। कोशिश करनी कि हमने घर में ही याद करना, सॉरी क्लास में ही याद करना है, घर में याद नहीं करना। एवरी प्रॉमिस एंड सेट एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस, इसको याद करो क्लास में। एंड फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज अग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट की अब डेफिनेशन देखो, अग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ, प्लस हटा दिया, अग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। डन, ये दोनों समझ आ गई, ओके। आगे बढ़ते। इट इज अ वाइडर टर्म, अग्रीमेंट एक वाइडर टर्म है, क्यों? क्योंकि इसमें लीगल और सोशल दोनों अग्रीमेंट्स आते हैं। अब ये देखो, अच्छा अब ये बताओ, सृष्टि बताएगी मुझे कि मैंने कहा कि सृष्टि आप ना कोचिंग गए होते फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपकी कोचिंग थी 1 o'clock से 4 o'clock तक। फिर क्या हुआ कि आपने कॉल किया ब्रेक में अपनी मम्मी को कि मम्मी आज ना मेरा पिज्जा खाने, मुझे बहुत भूख लग रही है, लेकिन पिज्जा की भूख लगी है, कभी कभी भूख लगती है पिज्जा की। तो आपने कॉल किया कि मम्मी पिज्जा की भूख लगी है, आपकी मम्मी ने कहा ठीक है और फोन रख दिया। आप घर गए शाम को बहुत खुश है, आपने दरवाजा खोला और सामने देखा क्या पड़ा हुआ, खिचड़ी। आपको तो सारा मूड ही ऑफ हो गया कि कहाँ मैं पिज्जा सोची थी, कुछ नॉर्मल भी नहीं, मम्मी ने खिचड़ी बनाई दिया। आप बहुत अपसेट हो गए। अब इस केस में बताओ, आप बहुत गुस्सा हो गए, बहुत हर्ट हो गए, क्या आप अपनी मदर के अगेंस्ट केस कर सकते हो? यस और नो? यस और नो? नो मैम। नो नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आपकी मम्मी और आपके बीच में क्या हुआ, सोशल अग्रीमेंट हुआ। अच्छा अब एक चीज थी, एक केस और है जिसमें मेरा छोटा भाई है, ही इज इन 12th क्लास, ही वाज इन 12th क्लास, ठीक है। मैंने उसको कहा कि आर्यन अगर तेरे 80 अबव परसेंटेज आए तो मैं तुझे मोबाइल गिफ्ट करूंगी। वो बहुत खुश हो गया। अब एक्चुअली जब रिजल्ट आया उसका है 87%। ही केम टू मी एंड दीदी अब मुझे फोन दो। मैं कहूंगी चल मैं तो मजाक कर रही थी। अब इस केस में वो बहुत अपसेट हो गए, बहुत नाराज हो गए। क्या वो मेरे अगेंस्ट केस कर सकता है कोर्ट में? यस और नो? कर सकता है? बताओ। नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, क्योंकि एक सोशल अग्रीमेंट है मेरे और मेरे भाई के बीच में, जो अग्रीमेंट हुआ वो एक सोशल अग्रीमेंट है। अच्छा एक एग्जांपल और ले लो, फिर थोड़ा और क्लियर हो गया। यहाँ तो मदर और डॉटर का रिलेशन हो गया, यहाँ पे ब्रदर और सिस्टर हो गए। एक और देखो, फॉर एग्जाम्पल मेरी बर्थडे पार्टी थी और मैंने अपनी बर्थडे पार्टी में श्रद्धा कपूर को इन्वाइट किया, ठीक है। वो तो एक सेलिब्रिटी है। अब श्रद्धा कपूर जो है, मैंने उसे इन्वाइट किया एंड वो रेडी हो गई आने के लिए और मैं बहुत खुश हो गई। तो मैंने क्या किया, पूछ के कि उसको क्या पसंद है, क्या खाने पसंद है, कैसा केक पसंद है। बर्थडे मेरा था लेकिन जस्ट बिकॉज शी वाज सेलिब्रिटी, शी इज सेलिब्रिटी एंड शी वाज कमिंग इन माय बर्थडे, तो मैं बहुत खुश थी। मैंने सब कुछ अकॉर्डिंग डेकोरेशन करी, इवन जहाँ मेरे 5,000 लगे थे वहां मेरे 15,000 लगे, ज्यादा पैसे भी खर्च हो गए। अब वो मेरे बर्थडे पे, जिस दिन मेरा बर्थडे था, उसने सुबह सुबह मना कर दिया कि मैं नहीं आ पाऊंगी। मैं बहुत अपसेट हो गई, बहुत गुस्सा हो गई कि भाई मैंने इतना कुछ किया और काइंड ऑफ मतलब वो मेरी तरह से फ्रेंड ही थी, ठीक है। मुझे बहुत दुख हुआ। तो क्या मैं श्रद्धा कपूर के केस कर सकती हूँ कोर्ट में, क्यों मेरे बर्थडे पे नहीं आई? नहीं, नहीं कर सकती। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि उसके और मेरे बीच क्या था, सोशल अग्रीमेंट हुआ
कोई ऐसा लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ कि उसको आना कंपलसरी है। तो ये होते हैं सोशल अग्रीमेंट्स। अब हमने कहा अग्रीमेंट जो एक वाइडर टर्म है, क्यों? क्योंकि इसमें लीगल और सोशल अग्रीमेंट दोनों आ जाते हैं। अब ये देखो, अग्रीमेंट अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, यस और नो? सृष्टि कैमरा ऑन करो बच्चे। तो वो अग्रीमेंट जो है अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, यानी कि इसमें लीगल आ जाएंगे, ठीक है। और अगर अग्रीमेंट, हमने ये तो पढ़ लिया कि सोशल अग्रीमेंट्स कौन से होते हैं। अग्रीमेंट्स हमने ये पढ़ लिया कि सोशल अग्रीमेंट्स, लेकिन अग्रीमेंट अगर एनफोर्सेबल वाला हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। अब हमें ये पता है कि अग्रीमेंट लीगल भी हो सकता है और सोशल भी हो सकता है, राइट? क्लियर है ये चीज? बताओ बच्चे। ओके डन। लेकिन अब उसने कहा है कॉन्ट्रैक्ट इज यूज्ड इन नैरो सेंस। ये तो वाइडर सेंस में, बहुत बड़ी सेंस में, और ये नैरो सेंस में यूज होता है, छोटी सेंस में, वाइडर सेंस में नहीं होता। with the specification that contract is only legally enforceable agreement. contract जो है legally enforceable agreement है। legally enforceable agreement क्यों कहा? कि अगर agreement enforceable by law होगा तो ही वो contract बनेगा, अगर enforceable by law नहीं होगा तो वो contract बनेगा ही, किसी भी कीमत पे नहीं बनेगा। तो contract बनने के लिए उसे legally enforceable होना ही पड़ेगा, legally enforceable होना ही पड़ेगा तो वो contract बनेगा, वरना वो contract बनेगा ही नहीं। agreement तो social भी होते हैं और लीगल भी हो जाएंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, यानी कि लीगल भी हो सकते हैं और सोशल भी हो सकते हैं। तो ये क्लियर हो? ये वाइडर टर्म क्यों है? क्योंकि लीगल और सोशल दोनों हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ लीगल हो तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वरना वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही। क्लियर? ओके। इट इज यूज, कॉन्ट्रैक्ट इज यूज इन नैरो सेंस। याद है आपको, इट इज अ वाइडर टर्म, ये एक वाइडर टर्म है और इट इज यूज इन नैरो सेंस विद अ स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट इज ओनली लीगली enforceable agreement। लीगल ऑब्लिगेशन क्या है अग्रीमेंट की? इट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। हो सकता है कि वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट ना करे। हो सकता है अगर अग्रीमेंट सोशल अग्रीमेंट हो, भाई अपनी मदर के अगेंस्ट केस नहीं कर सकते, भाई मेरे अगेंस्ट केस नहीं कर सकता, मैं श्रद्धा कपूर के अगेंस्ट केस नहीं कर सकती, ये सोशल अग्रीमेंट्स हैं। और अगर अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा तो हम उस केस में केस कर सकते हैं। तो अग्रीमेंट क्या है? अग्रीमेंट में नॉट क्रिएट, हो सकता है कि वो क्रिएट ना करे लीगल ऑब्लिगेशन, लेकिन हो सकता है कर भी अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाए तो। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो है नेसेसरली क्रिएट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन। भाई कॉन्ट्रैक्ट तो बनेगा ही तब अगर वो लीगली एनफोर्सेबल होगा, तो वो वो कॉन्ट्रैक्चुअल एब्लिकेशन यानी लीगल ऑब्लिगेशन तो क्रिएट करेगी। क्लियर है ये चीज? ये हो सकता है करे या ना करे, इट मे नॉट क्रिएट, हो सकता है कर भी दे, हो सकता है ना भी करे, लेकिन नेसेसरली ये तो जरूर क्रिएट करेगी क्योंकि एनफोर्सेबल बाय लॉ है। डन? क्लियर? अच्छा, एन अग्रीमेंट डज नॉट ऑलवेज ग्रांट राइट्स टू द पार्टीज। अच्छा, दो पार्टीज हैं, मदर एंड डॉटर। एन अग्रीमेंट डज नॉट ऑलवेज, हमेशा ग्रांट नहीं करता, यानी कि अलाउ नहीं करता राइट टू द पार्टीज। यहाँ पे राइट जो है यहाँ पे ग्रांट नहीं कर रहा। एन अग्रीमेंट डज नॉट ऑलवेज ग्रांट राइट टू द पार्टीज, लेकिन अग्रीमेंट अगर कॉन्ट्रैक्ट बन जाए लीगली एनफोर्सेबल हो तो ग्रांट राइट करेगा टू द पार्टीज। ठीक है, अग्रीमेंट जरूरी नहीं है ग्रांट करे, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकते, कर सकता है अगर वो लीगली एनफोर्सेबल हो, नहीं कर सकता अगर वो लीगली एनफोर्सेबल ना हो। ठीक है, डन। लेकिन अगर हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट की, कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज ग्रांट सर्टेन राइट टू एवरी पार्टी। लेकिन अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बन गया, जैसे कि मैंने आपको कार सेल करी फॉर ₹1,00,000, तो आपके अगेंस्ट भी सृष्टि और मेरे अगेंस्ट भी, दोनों अगेंस्ट लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई। आप भी मेरे ऊपर केस कर सकते हो अगर मैंने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया, और मैं भी आपके अगेंस्ट केस कर सकती हूँ अगर आपने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया। तो बोथ कैन केस अगेंस्ट ईच अदर। अच्छा, एक चीज देखो, ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, नेक्स्ट चीज, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर, all agreements are not contracts, all agreements are not contracts, but all contracts are agreements। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये देखो, all agreements are not contracts, चलिए समझते हैं, all contracts are agreements। अगर कॉन्ट्रैक्ट बनना है आपको तो अग्रीमेंट तो बनना ही पड़ेगा, इस प्रोसेस को फॉलो करना ही पड़ेगा।
हर कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए पहले अग्रीमेंट बनता ही है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो सारे पहले अग्रीमेंट तो होते ही है ना। पहले अग्रीमेंट बनेगा उसके बाद ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। लेकिन ऑल अग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, जरूरी नहीं है हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बने। अगर वो लीगली एनफोर्सेबल होगा तभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, राइट। अगर मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट सोशल अग्रीमेंट है, कोई अग्रीमेंट है सोशल अग्रीमेंट है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा अगर वो सोशल अग्रीमेंट है, लेकिन अगर वो लीगली एनफोर्सेबल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अग्रीमेंट एनफोर्सेबल लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। डन, क्लियर। ये ध्यान रखो कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स, वो अग्रीमेंट्स होते ही हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए आपको अग्रीमेंट तो बनना ही पड़ेगा। ओके, सृष्टि को हंसी आ रही है, किस बात पे हंसी आ रही है सृष्टि? लेकिन ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, वो हो भी सकता है कॉन्ट्रैक्ट बन जाए, हो सकता है वो ना बने। अब हम पढ़ेंगे essential elements of a valid contract। सृष्टि बता दो बच्चे क्यों हंसी आ रही है आपको? कुछ नहीं मैम। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर ठीक कह रही कि नहीं मैम बस मुझे ही हंसे दो, आप मत हंसो। चलो कोई बात नहीं, आपकी स्माइल देख के मुझे हंसी आ रही है। अच्छा चलो देखो, असेंशियल एलिमेंट्स क्या है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए, सही बनाने के लिए कुछ असेंशियल एलिमेंट्स है अदर देन दोस कवर्ड इन सेक्शन 10। हम पढ़ेंगे कुछ असेंशियल एलिमेंट जो कि कवर्ड है सेक्शन 10 में। कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स ऐसे हैं जो अदर देन सेक्शन 10 है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं अदर देन कवर्ड इन सेक्शन 10 वाले। कम से कम एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए दो पार्टीज होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट में अकेले खुद से नहीं कर सकते, कम से कम दो पार्टीज होनी चाहिए। पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। आपके और मेरे बीच में लीगल रिलेशनशिप होना ही चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। हमने पढ़ा ना कि अगर अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल वाला हो, लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अदरवाइज वो तो अग्रीमेंट ही रह जाएगा, ठीक है। अदर फॉर्मेलिटीज हम पढ़ेंगे, कौन सी फॉर्मेलिटीज जिन्हें हम फुलफिल करना है। सर्टेनिटी का मीनिंग क्या है ये बताऊंगी, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हम ठीक से पढ़ेंगे। सेक्शन 10 इज नॉट कंप्लीट। अभी हम आगे जो सेक्शन पढ़ेंगे वो कंप्लीट और एग्जॉस्टिव नहीं है। सो देयर आर सर्टेन अदर सेक्शन, कुछ और सेक्शंस भी हैं which also contains the requirements for an agreement, जो कि क्या कंटेन करते हैं? requirements for an agreement to be enforceable। Thus, in order to create a valid contract, एक valid contract बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को हमें एक सही कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाना है? जिससे कि कोर्ट उसे एनफोर्स कर पाए, जिससे कि हम कोर्ट में जाके उसे एनफोर्स कर पाए, कोर्ट जो है एक्शन ले पाए हमारे मैटर में, वो इन्वॉल्व हो पाए, वो एक्शन ले पाए, ठीक है। Thus, in order to create a valid contract, the following elements should be present। क्या प्रेजेंट होना चाहिए? There must be two parties, दो पार्टीज होनी चाहिए। One cannot contract with himself। एक इंसान खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स एटलीस्ट टू पार्टीज, कम से कम दो पार्टीज होनी चाहिए। वन मेकिंग ऑफर, एक ऑफर कर रही है, एंड अदर एक्सेप्टिंग, और दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट कर रही है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको कार ऑफर की थी और आपने उसको एक्सेप्ट किया था। अकेले मैं खुद को कार ऑफर कर रही हूँ, खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर सकती, दिस इज नॉट पॉसिबल। देयर शुड बी एटलीस्ट टू पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट में बी मेड बाय नेचुरल पर्सन। कॉन्ट्रैक्ट कोई नेचुरल पर्सन भी कर सकता है, आपकी मेरी तरह और हमारे जैसे जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं। एंड अदर पर्सन्स, और कोई और हैविंग लीगल एग्जिस्टेंस, जैसी कंपनीज और यूनिवर्सिटीज एक्सेट्रा। कैमरा ऑन करो बच्चे अपना, सृष्टि ऑन करो बच्चे, मैं आप भी ऑन करो, ठीक है। तो क्या हो सकता है? कॉन्ट्रैक्ट में बी मेड बाय नेचुरल पर्सन और अदर पर्सन्स हैविंग लीगल एग्जिस्टेंस, जैसी कंपनीज यहाँ की यूनिवर्सिटीज। अच्छा अब एक चीज देखो, एक केस है, for a contract there should be at least two parties. It is not necessary that parties are natural one person. For example, fees paid by your parents to school। एक एग्जांपल देखो कि आप पढ़ते हो स्कूल में, स्कूल क्या है? पर्सन हैविंग लीगल एग्जिस्टेंस।
person having legal existence. एक सेकंड में आ जाऊंगा. क्या मेरी स्क्रीन आपको क्लियर नजर आ रही है? यस और नो? इतना बताओ मुझे. नजर आ रही है आपको? यस और नो? यस मैम. अभी आई एक सेकंड. ये समथिंग इज रॉन्ग. स्क्रीन मेरी थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है. इसमें ट्रेन ही मिल गई. इसको ना डबल क्लिक करना होता है. किसे? कब से आएगी? अभी वही 5 मिनट हो गए. इस पे डबल क्लिक करना होता है. अब कितनी देर की हो गई रिकॉर्डिंग? बीच में ऊपर टाइम आ रहा है 1 घंटा. तो फिर अब स्टॉप कर देते हैं. तो मीटिंग थी ना काफी लोग आधा घंटा लेट हो गए ना. मैंने की 1 घंटे की रिकॉर्ड हो. तो फिर मैं वो कर देती हूँ ना, ये दूसरी क्लास में ले लूँगी. तो वो तो क्लास होगा ना. बातें हैं तो बीच में तो खराब हो नहीं कर प्रॉपर्टी. भाई. सृष्टि अभी क्लास ओवर हो गई है. अभी फर्स्ट वाली टॉपिक हम बाद में कंटिन्यू करेंगे. ठीक है बच्चे? अभी नेक्स्ट क्लास हो जाएगी. अभी हो जाएगी नेक्स्ट क्लास. तो दोबारा